हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं, क्योंकि आपको पता है हमारी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं भी काफ़ी व्यस्त हो गया हूं। एनीवे, मैं फिर से आ गया हूं। जैसा कि आपको पता है, आपके टर्म 1 की परीक्षाएं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से होने वाली हैं। ओके, और ये परीक्षाएं MCQ टाइप की होंगी, जो आपको OMR शीट में देना होगा, ठीक वैसा ही जैसे आपने 9th क्लास में दिया था। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इस एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से। तो यहाँ से कम 2 सवाल रहेगा। जैसे पिछला जो स्पेशल एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें इस चैप्टर से 2 सवाल था। ओके, 40 सवाल में से 2 सवाल यहाँ से था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये जैसे ही आप सवाल देखते हैं, मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लेना और खुद जवाब देना। जब मैं बताता हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप सही थे या गलत थे। अगर सही थे तो खुद को शाबाशी दीजिए, अगर गलत थे तो आप मैं जो बताता हूँ उससे उसको करेक्ट कीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगा। ओके, पहला सवाल है डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये सवाल ये स्पेशल एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें पूछा था डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड कि नन ऑफ दिस। ठीक है, जवाब सोच लिया आपने? ठीक है, आंसर है नेटवर्क सॉलिड। इनको नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। ओके, ठीक। एक सवाल पूछा था आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कि नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार का होता है, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये जो आइस है सॉलिड H2O, ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आते हैं तीसरा नंबर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4R। CCl4 को सॉलिडिफाई करते हैं, तो उस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्या ये आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? ओके, द करेक्ट आंसर इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। ये एग्जाम्पल है मेटालिक सॉलिड का, है मेटालिक सॉलिड का। ठीक है, अब आते हैं ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से इसमें प्रायः पूछता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, है ना, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, जैसे कि आपको पता है यूनिट सेल होता है, ओके, यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट बट complete unit of a crystal lattice which when repeated over and again in 3 dimensions generates the entire crystal lattice. And a unit cell is characterized by 2 parameters, set edge lengths, और इसको axial lengths भी कहा जाता है, and lengths between the edges. Okay, edge lengths होते हैं A, B, C. ओके, एंगल बिटवीन द एजेस होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ओके, तो
ये यूनिट सेल होता है, दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वैसे यूनिट सेल को बोलते हैं जिनमें पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पर। उसके बाद होता है नॉन प्रिमिटिव, जिसमें कॉर्नर्स के अलावे और भी अन्य पोजीशंस में पार्टिकल्स होते हैं। और ये एक्चुअली तीन प्रकार का होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं इसको आप याद मत कीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। तो ओके, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। ठीक है, अब नियमानुसार जो पार्टिकल कॉर्नर पर होता है वो एक अदर यूनिट सेल के बीच में शेयर किया जाता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बराबर होगा ना, क्यूब का 8 कॉर्नर होता है, देयर आर 8 कॉर्नर्स एंड वन पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 अदर यूनिट सेल्स। तो ये हो जाएगा, ये 8 8 कट गया, आंसर आ गया 1। तो हमारा सही आंसर होगा 1। ये भी 2021 का स्पेशल एग्जाम में पूछा गया था। ओके, ठीक, अब आते हैं बीसीसी में। बीसीसी में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर में होते हैं और एक पार्टिकल होता है एट द सेंटर विद इन द बॉडी। ओके, और नियमानुसार जो पार्टिकल विद इन द बॉडी होता है वो एंटायरली, वो कंप्लीटली उसी का होता है। तो इस केस में, बीसीसी के केस में, ठीक है, बीसीसी के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगा, ओके, देयर आर 8 कॉर्नर्स, one particle at the corner is shared among 8 other unit cells, plus the particle which is at the center within the body, it entirely belongs to that unit cell। तो ये हो जाएगा +1, दिया 1 + 1 = 2। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2। ये पूछा गया था 2018 में। ओके, अब आते हैं एफसीसी। ओके, एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स 8 कॉर्नर में होते हैं और होते हैं एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो क्यूब का 6 फेस होता है, तो हर फेस का सेंटर में, ओके, ये वाला का हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा ये, हर फेस के सेंटर में होता है। तो इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल ये बराबर होगा, इसमें 8 कॉर्नर्स हैं, देयर आर 8 कॉर्नर्स एंड वन पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 अदर यूनिट सेल्स, प्लस a cube has 6 faces, so 6 faces and one atom which is at the center of a face, at the center of a face is shared among 2 other unit cells। ओके, मान लिया कि इसी को हम मान लेते हैं क्यूब। तो इसका 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर हो गया। ओके, 6 फेस होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसके नीचे 8 6। तो जो पार्टिकल होता है, ओके, फेस, सेंटर ऑफ द फेस, दैट इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। ठीक है, मान लिया कि पार्टिकल है ना, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा क्यूबिक यूनिट सेल है। तो जो पार्टिकल होगा फेस का सेंटर में वो 2 यूनिट सेल के बीच में होगा।
और इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल बराबर हो जाएगा, ये तो हो गया कॉर्नर का 8 × 1/8 प्लस देयर आर 6 फेसेस एंड 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। तो इसीलिए हमारा ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हो जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जार 6, 1 + 3 = 4। तो हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। तो ये 3 में से ही कोई पूछा जाएगा ना, 3 में से ही कोई पूछा जाएगा, आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, ठीक है। अब अगला कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं, ये रिलेटेड है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी से। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होता है द मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। ओके, पहला सवाल है द स्पेस ऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स एट द कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर केवल होते हैं। तो इसका होता है 52.4%। अब 9th क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। अगर आपको पता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड होता है तो आप निकाल सकते हैं कि कितना स्पेस एम्प्टी होगा। तो द एम्प्टी स्पेस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज, तो हमको क्या करना होगा, 100 में से घटा देना होगा 52.4, ये आ जाएगा 47.6 ना, 47.6। ओके, अब द स्पेस ऑक्यूपाइड इन बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी में कॉर्नर्स में होते हैं और पार्टिकल होता है एट द सेंटर विद इन द बॉडी। मतलब इसमें जो परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से अधिक होता है। ओके, तो ये होता है 68%। 68%। तो 68% स्पेस ऑक्यूपाई होता है, इसका मतलब है जो एम्प्टी स्पेस होगा वो 100 - 68 होगा। ओके, वही है अगला सवाल, द एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल इज 26%, 32%, 50%, 74%। तो 100 में 68 घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 32%। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेस ऑक्यूपाइड इन एफसीसी यूनिट सेल। तो सबसे अधिक स्पेस ऑक्यूपाई होता है एफसीसी में। ठीक है, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो उस समय ये डिराइव करने के लिए पूछा जाता था। तो क्योंकि इस बार आपका एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा, आपको डिराइव करने नहीं कहा जाएगा, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। ओके, द स्पेस ऑक्यूपाइड इन एफसीसी यूनिट सेल, ये मैक्सिमम होता है और ये होता है 74%। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52.4%, बीसीसी का 68% और एफसीसी का 74%। तो परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड या यदि आपको याद है तो आप 100 में से उसको घटा करके एम्प्टी स्पेस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही इसी एफसीसी से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द एम्प्टी स्पेस in FCC यूनिट सेल इज करके उधर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है ना, मान लिया दिया हुआ है 26%, 47.6%, 32%, फिर ऑप्शन नंबर डी है ना, जैक बोर्ड में मैक्सिमम ऑप्शन नंबर डी में रहता है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अगर आप पिछले क्वेश्चंस को देखेंगे तो 3 ऑप्शन इधर रहेगा और डी नंबर नॉन ऑफ दीज रहता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 74 घटा देंगे तो एम्प्टी स्पेस आपको मिल जाएगा और वो होगा 100 - 74 = 26। ओके, 26%।
ठीक है, ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी से। ओके, ठीक है। आपको पता है बेस्ड ऑन ओके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो एक आध सवाल उस पर करते हैं। ओके, अमॉर्फस solids are also known as okay, option number A है true solids, option number B है supercooled liquids, ओके। सी है supercooled solids, ओके। डी है none of these, ठीक है। हम भी प्रेरणा ले रहे हैं झारखंड बोर्ड से, आखिरी में इधर none of these ही लिखा है। ओके, अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपरकूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है, सूडो सॉलिड्स कहते हैं या सुपरकूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। ओके, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। ओके, अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन dimensions of unit cells, how many crystal systems are there? Crystal systems are there. crystal systems are there मतलब जो एज लेंथ होता है ए बी सी, इनकी लंबाई एक्सियल लेंथ या और अल्फा बीटा गामा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल इक्वल है कि 90 डिग्री से कम है ना, ए बी और सी तीनों इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं, उसके आधार पर कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ओके, आपका ऑप्शन है 5, ओके, ए नंबर है 5, बी नंबर है 6, सी नंबर है 7 और डी नंबर है 8। ओके, बना लिया आप। ये होता है 7, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ओके, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, है ना, इस प्रकार से ना, रोम्बोहीड्रल, इस प्रकार 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब एक महाशय थे, इन्होंने इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को, है ना, कुछ खास संख्या के लैटिस में इन्होंने इसको तोड़ा या विभाजित किया। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है और वो सवाल होता है कि हाउ मेनी ब्राविस लैटिसेस आर देयर, ठीक है। लैटिस, क्रिस्टल लैटिस होता है द डेफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड इन ए 3-डायमेंशनल स्पेस को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। सो हाउ मेनी ब्राविस लैटिसेस आर देयर? इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को ब्राविस में, है ना, कितना लैटिस में बांटा, वही है
ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 13, सी है 14, डी है 15। ओके, ये तो आपको याद करना होगा कि देयर आर 14 ब्राविस लैटिसेस। देयर आर 14 ब्राविस लैटिसेस। ठीक है, तो इसी क्रिस्टल सिस्टम से ही ये मेरे पास 2020 का सवाल है। उसमें एक सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था। ओके, 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए ऑर्थो आयन होना चाहिए, इन एन ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम 7 क्रिस्टल सिस्टम में से एक है सिस्टम। एक्सियल एंगल्स आर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ठीक है, ये तीनों ही एक्सियल एंगल्स बराबर होते हैं। सवाल था कि ये कितना डिग्री का होता है। ठीक है, कितना डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया था इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी दिया था लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दिया था ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी दिया था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड नन ऑफ दीज लिखने में बहुत आगे है। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज ही रहता है प्रायः। ओके, प्रायः 99% क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज रहता है। ओके, ठीक है, यहाँ इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछा गया था 2020 में। ओके, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला सवाल नहीं था 2020 में, क्योंकि ये इससे पूछा था ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम से। तो इसमें एक्चुअली एक्सियल लेंथ होते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये होता है इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ठीक है, तो ये क्रिस्टल सिस्टम से कम से कम फर्स्ट 3 का डायमेंशंस आप पढ़ लेना। ओके, फर्स्ट 3 का। ओके, अब आते हैं अगला सवाल। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। ओके, 2017 में पूछा गया था। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na plus in NaCl is ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। ओके, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा लिखना होगा, तो आपको वो जल्दी समझ में आएगा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, तो NaCl में क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस आयंस होते हैं। ओके, Cl माइनस, यहाँ होगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ओके, और एक लाइन लिखते हैं Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। इस प्रकार से Na प्लस और Cl माइनस का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट होता है। ओके, ठीक है, ये इधर भी एक्सटेंडेड रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर
आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस विथ विच इट इज सराउंडेड बाय। ये ऑपोजिटली चार्ज कितने ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है, उसी को बोलते हैं उस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पूछा गया है Na+ का, तो हम इसको ले लेते हैं। तो ये Na+, ठीक है, इधर एक क्लोरीन से जुड़ा है, ये दूसरा क्लोरीन है ना, ये तीसरा क्लोरीन और ये चौथा क्लोरीन। तो चित्र में दिख रहा है 4 कोऑर्डिनेशन। 5वां क्लोरीन रहता है यहाँ और 6वां क्लोरीन ठीक इसके पीछे। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ होता है 6, ठीक है, 6। अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि Cl- का कितना होता है, तो आप Cl- का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Cl- यहाँ Cl- इधर एक सोडियम, 1 2 3 4, एक यहाँ 5वां और एक इसके पीछे। मतलब NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है Na+ और Cl- का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग इज। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी है 8, डी है 12। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए FCC क्लोज पैकिंग। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। तो FCC क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, इन HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर इज। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब द अरेंजमेंट ABA 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 इसी प्रकार रिपीट होते जाता है, इज रेफर्ड एज, इस प्रकार का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? तो ये अरेंजमेंट होता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें 3 लेयर्स का अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर जो होता है वो फर्स्ट लेयर में अरेंज करने के बाद जो वॉइड्स होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उसमें सेकेंड लेयर आता है, ठीक है, उसमें सेकेंड लेयर आता है। उसका थर्ड लेयर आता है इन द डिप्रेशंस ऑफ बी एंड द थर्ड लेयर डुप्लीकेट्स द फर्स्ट लेयर। इस प्रकार ABA अरेंजमेंट होता है। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। The arrangement ABC is referred as CCP, HCP, octahedral, none of these। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट में तीनों ही लेयर, इसमें भी 3 लेयर होते हैं लेकिन तीनों ही लेयर अलग होते हैं। एक लेयर बनता है ना, फर्स्ट लेयर में अरेंज होने के बाद जो वॉइड्स होते हैं, जो रिक्तियाँ होती हैं, उस पर सेकेंड लेयर आता है और सेकेंड लेयर की रिक्तियों में थर्ड लेयर आता है। ओके, उसके बाद थर्ड लेयर के बाद फिर से फर्स्ट लेयर के जैसा अरेंजमेंट होता है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हमने देख लिया है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये 3 प्रकार का हमने देखा है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है। फिर हम देखें BCC जिसमें स्पेस ऑक्यूपाइड होता है 68%।
फिर एफसीसी में स्पेस ऑक्यूपाइड होता है 74%। तो सीसीपी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं एफसीसी अरेंजमेंट, क्योंकि एफसीसी में मैक्सिमम क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ओके, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट को बोलते हैं सीसीपी। अब इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग द नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स इज, ठीक है, तो वॉइड्स रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं, टेट्राहीड्रल और ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, टेट्राहीड्रल वॉइड उस वॉइड को बोलते हैं विच इज क्रिएटेड बाय 3 पार्टिकल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ऑक्टाहीड्रल वॉइड बनता है जब 6 पार्टिकल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स, ठीक है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स बराबर होता है Z, जहाँ Z है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और टेट्राहीड्रल वॉइड होता है 2Z। तो हम लोग सीख चुके हैं Z बराबर 1 होता है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, Z बराबर 2 होता है इन BCC, Z बराबर 4 होता है इन FCC। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू Z। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड है। इफ इन ए CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, Z atom is present at the corners, Y atoms are present in half of tetrahedral voids, and X atoms at half of octahedral voids. Which of the following will be the molecular formula of the compound? Okay, Z atoms कहाँ पर हैं? कॉर्नर्स पर हैं, तो नंबर ऑफ Z एटम्स हो जाएगा कॉर्नर्स पर, देर आर 8 कॉर्नर्स एंड 1 पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 अदर यूनिट सेल्स, तो Z इक्वल टू 1। अब Y कहाँ पर है? Y एटम्स आर प्रेजेंट इन हाफ ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स, तो CCP के लिए, फॉर CCP टेट्राहीड्रल वॉइड्स, ये बराबर होता है 2Z। जैसे मैंने कहा CCP को FCC के जैसा समझा जाता है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, टेट्राहीड्रल वॉइड्स हो गया 8। अब Y एटम्स जो है वो हाफ ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स पर है, तो नंबर ऑफ Y बराबर हो जाएगा 1/2 × 8 = 4। अब फिर ओके, टेट्राहीड्रल वॉइड्स एंड X atoms at half of octahedral voids, octahedral voids ये बराबर होता है Z, और FCC में Z बराबर होता है 4। प्रश्न के अनुसार जो X एटम है वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स के आधे पार्ट में है, तो X बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 2। इसलिए फॉर्मूला बराबर हो जाएगा Z एक बार, ओके, यहाँ पर क्या से शुरू किया हुआ है? X से शुरू किया है ना, ऑप्शन में X से शुरू किया हुआ है, तो X कितना बार हो जाएगा? X हो जाएगा 2 बार, Y कितना बार होगा? 4 बार, और Z कितना बार होगा? 1 बार। ओके, तो हमारा ऑप्शन कहाँ पर है? X 2 Y 4 Z, तो ये होगा सही आंसर। ओके, अब आते हैं अगला सवाल। इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ Y फॉर्म CCP, एटम्स ऑफ Y फॉर्म CCP,
and those of the element X occupy 2/3 of tetrahedral void, the formula of the compound will be, okay, atoms of Y form CCP, मतलब FCC, तो टेट्रा, ओके, तो यहाँ पर ओके टेट्राहीड्रल वॉइड, तो CCP में Z बराबर होता है 4, तो Y फॉर्म 4, तो नंबर ऑफ Y बराबर हो जाएगा, ओके सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड बराबर होता है Z, और CCP या FCC में ये होता है 4। टेट्राहीड्रल वॉइड ये होता है 2Z, तो ये होगा 2 गुना 4 बराबर 8। अब सवाल के अनुसार Y फॉर्म CCP, तो Y की संख्या हो जाएगी 4 एंड X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड, तो X बराबर हो जाएगा 2/3, 2/3 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 16/3। इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन में X पहले लिखा है, X 16/3, Y 4। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ नहीं है, ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा X 16/3 इंटू 3, Y 4 इंटू 3। ओके, तो 3 कैंसल हो गया, ये आ गया X 16 Y 12। क्या ये ऑप्शन है? नहीं है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो हमारा फॉर्मूला आ गया X4 Y3, ठीक है, X4 Y3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, द रेडियस रेशियो, ओके अगला टॉपिक है रेडियस रेशियो। ओके, रेडियस रेशियो बराबर होता है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन। अगर रेडियस रेशियो का रेंज है 0.155 से 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ओके, तो इसको आप याद कर लेना इसको, तो आपको रेडियस रेशियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इसे कर पाएंगे। इसका हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर रेडियस रेशियो है 0.155 से लेकर 0.414 के बीच, तो शेप होता है ट्राइगोनल है ना, इस टाइप से। यहाँ पर एक पार्टिकल होगा, फिर ये ऐसा होगा, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.225 के बीच होगा, तो ये होता है टेट्राहीड्रल। इसमें सेंटर में एक पार्टिकल होगा, फिर इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल। मतलब जो सेंट्रल एटम होगा वो उसका 4 बॉन्ड होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.732 के बीच है, तो वो होगा ऑक्टाहीड्रल। ओके,
ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल आइटम होता है यहाँ सेंटर में। उसके बाद है ना, यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, फिर एक इधर होगा और दूसरा इधर होगा। इस प्रकार का अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। मतलब जो सेंट्रल एटम होगा उसका 6 बॉन्ड होगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, यही 3 चीज याद रखना रेडियस रेशियो में। ओके, अब देखो द रेडियस रेशियो इज इन द रेंज 0.155 to 0.225। द कोऑर्डिनेशन नंबर इधर से मिलान कर सकते हो। ओके, शेप होगा ट्राइगोनल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अब द रेडियस रेशियो इज इन द रेंज 0.225 to 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, ओके। अब हम लोग जाते हैं, अगला आपका सिलेबस में है, वो है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, तो इसमें हम 2 सवाल देखेंगे। ठीक है, 2 सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। ड्यू टू स्कोटकी डिफेक्ट, the density of an ionic crystal, आपके ऑप्शंस हैं increases, ऑप्शन नंबर बी decreases, ऑप्शन नंबर सी remains सेम या remains constant, और ऑप्शन नंबर डी none of these। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ये स्कोटकी डिफेक्ट क्या होता है। स्कोटकी डिफेक्ट इज द क्रिस्टल डिफेक्ट विच राइजेस ड्यू टू द कंप्लीट मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इसे क्योंकि केटायंस और एनायंस क्रिस्टल लैटिस से गायब हो जाते हैं, इसका मतलब है कि डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा बी। ठीक, उसके बाद अगला क्रिस्टल डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। ड्यू टू फ्रैंकेल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल, यही 4 ऑप्शन। ठीक है, यही 4 ऑप्शन। अब समझना होगा कि फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है। देखिए, मान लिया हम कोई सॉलिड है जिसमें केटायन है A+ और एनायन है B-, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, A+ होगा B-, A+, B-, इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, B-, A+, B-, A+, फिर इधर हो जाएगा A+, B-, A+, B-। ठीक है, एक ही चित्र से मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूँगा, ये स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, स्कोटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, तो ये सब प्रकार सब तरफ से ऐसा ही रिपीट होते जाएगा। ओके, देखिए स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस क्रिस्टल लैटिस से गायब हो जाते हैं।
और चूंकि केटायन का साइज छोटा होता है इसलिए सबसे पहले केटायन गायब हो जाता है। अब किसी भी क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है, इसलिए क्या होता है, इसी क्रिस्टल लैटिस से किसी और पोजीशन से एक नेगेटिव चार्ज भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये होगा केटायन वैकेंसी, ये होगा एनायन वैकेंसी। तो इस प्रकार आयंस कंप्लीटली गायब हो जाते हैं, इसीलिए डेंसिटी घटता है। अब ये फ्रेंकेल डिफेक्ट में होता क्या है, कंप्लीटली गायब नहीं होता है। ये जो बीच में स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है इट इज ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ cation due to its small size and occupying the interstitial space। ओके, एक केटायन का डिसलोकेशन होता है और यहाँ से ये इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, ये कंप्लीटली गायब नहीं होता है। कंप्लीटली गायब नहीं होता है मतलब क्या होगा, डेंसिटी में कोई असर नहीं होगा। इसलिए फ्रेंकेल डिफेक्ट से डेंसिटी में कोई असर नहीं होता है, मतलब रिमेन्स सेम। ओके, तो इस प्रकार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ये क्रिस्टल डिफेक्ट से रिलेटेड ये दो में से ही कोई सवाल पूछा जाता है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो इस बार हटा दिया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। कुछ सवाल हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस को मेनली 4 वर्ग में बांटा गया है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ओके, एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक वैसे सॉलिड से वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम हटा देते हैं तो अपना मैग्नेटिज्म को भी ये खो देते हैं। सवाल है पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, absence of unpaired electrons, both, none of these। ये जो पैरामैग्नेटिज्म होता है it is due to the presence of unpaired electrons, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, इतना बोर मैग्नेटॉन, यहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकेंड डायामैग्नेटिज्म। Diamagnetism arises when all the electrons are paired, all the electrons are unpaired, both, none of these। Okay, diamagnetic substance या diamagnetic solids वैसे solids को बोलते हैं which are weakly repelled by an external magnetic field। तो जो diamagnetism होता है it is due to it arises when all the electrons are paired। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस द मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, या एट रैंडम, नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस या सॉलिड्स वैसे सॉलिड्स होते हैं विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड and these retain their magnetism even when the externally applied magnetic field is removed। और इसलिए परमानेंट मैग्नेट्स इन्हीं फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स या सब्सटेंस के बने होते हैं। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो इसमें जो होता है मैग्नेटिक डोमेन्स, दीज आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन।
और इसीलिए इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन फेरी मैग्नेटिक substances the magnetic domains are aligned in same direction, opposite direction in equal numbers, opposite direction in unequal numbers। तो इनमें जो मैग्नेटिक डोमेन्स होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है इन इक्वल नंबर, और इसीलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है 0। ठीक है, क्योंकि ये है ना अबव एरो मतलब प्लस हाफ स्पिन, ये माइनस हाफ स्पिन, तो इस प्रकार ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है फेरी मैग्नेटिक का। तो ये होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, इन antiferromagnetic substances the magnetic domains are aligned in, यही सब ऑप्शन रहेगा। ठीक है, एंटीफेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, अलाइनमेंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है लेकिन अनइक्वल नंबर में होता है, और इसीलिए क्योंकि अलाइनमेंट इस प्रकार ऑपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल नंबर में होता है, इसलिए इनका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपोजिट डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से आधारित कुछ सवाल देखते हैं। द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो एक बैंड थ्योरी है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब होता है जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है, उसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.1 अगर फुल होल नंबर में रहेगा तो 1 केवल रहेगा, तो देखना अगर 1.1 है तो 1.1 को सिलेक्ट करना। अब नेक्स्ट, इफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विथ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज। ओके, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो ग्रुप 14 के होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम स्पेशली, तो उनका वैलेंसी 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। जब इनका डोपिंग करते हैं, जब इनका डोपिंग किया जाता है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी से, मतलब वैसे इम्प्यूरिटी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो है ना बॉन्ड बनाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, तो उस वैसी स्थिति में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 इसी में बना सकते हैं। इफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विथ पेंटा के जगह में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर विल बी। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसको हम डोपिंग करते हैं वैसा इम्प्यूरिटी से जो कि ट्राईवैलेंट है, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा करने से 3 के साथ तो बॉन्ड बन जाता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा 3 सिंगल बॉन्ड बनता है। अब क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास, और इसलिए जो इम्प्यूरिटी मिलाते हैं उसमें होल बन जाता है, तो होल बन जाता है, होल होता है मेजर करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए आंसर होगा बी। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 41, द मेजर करंट कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। एन फॉर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के मेजर करंट कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट, द मेजर करंट कैरियर्स इन
पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, यही ऑप्शन। तो ये होता है ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स, पी फॉर पॉजिटिव, इसलिए पी टाइप में मेजर करंट कैरियर होता है होल्स। नेक्स्ट, करंट कैरियर्स इन एक्सट्रिंसिक सेमी, ओके एक्सट्रिंसिक नहीं, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो होल्स एंड ओके, पी टाइप में होल्स होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होता है। करंट कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ, नन। तो इसमें दोनों होता है, होल्स भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ठीक, नेक्स्ट, इफ सिलिकॉन इज डोप्ड विथ बोरोन द सेमीकंडक्टर इज, बोरोन ग्रुप 13 का तत्व है, ग्रुप 14 को हम ग्रुप 13 के साथ कर रहे हैं, ट्राईवैलेंट के साथ, तब बनेगा पी टाइप। नेक्स्ट, इफ सिलिकॉन इज डोप्ड विथ फॉस्फोरस द सेमीकंडक्टर इज, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है, पेंटावलेंट, मतलब क्या यही ऑप्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा एन टाइप। नेक्स्ट, इसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द conductivity of semiconductor, electrical conductivity of semiconductors increases, decreases, remains same, none of these। तो क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, नहीं यहाँ लिखना मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा? तो मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। नेक्स्ट, CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इधर में ये खत्म हो गया सिलेबस। हम इस फिर वापस जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, इसको हमको 50 सवाल, हमारा टारगेट है आपको 50 क्वेश्चंस देने का, इसलिए हम इधर पहले के टॉपिक से ही हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नन ऑफ दिस। तो CO2 होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट, कैल्शियम फ्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नन ऑफ दिस। तो कैल्शियम फ्लोराइड ये होता है आयनिक सॉलिड, है ना, Ca2+ और F- इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ये दो सवाल पिछले साल का मॉडल क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज, रिजिडिटी, ऑल ऑफ दिस। तो सॉलिड्स का आप जानते हैं ये तीनों होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, नन ऑफ दिस। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से होता है ग्रेफाइट। ओके, तो ठीक है, इस प्रकार से सॉलिड स्टेट से मैंने आपके लिए ये 50 सवाल चुन चुन कर लाया है। मुझे आशा है कि इससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। आपको ये पता चल पाएगा कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं। ऐसा ही मैं और बाकी 6 चैप्टर है, सब उनके लिए इसी प्रकार का कुछ सवाल मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है, अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक से कीजिए। सबों को ऑल द बेस्ट, बाय।